हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में, जो बायोलॉजी का एक पार्ट ये भी है। इसके पहले हमने बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बारे में हमने बता दिया था कि जैव प्रक्रम में से जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और फोटोसिंथेसिस हो गया। ये सब क्या है, एक जैव प्रक्रम है, यानी कि जो जीवन की रक्षा करता है जिसके हिसाब से, यानी कि जो अगर जो नहीं है, जैसे रेस्पिरेशन है, सांस नहीं लेता है कोई जीव तो जीवित कैसे रह सकता है। तो जो जीवों में प्रक्रियाएं होती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इसके पहले हमने शुरू किया था जो साइंस का, कि ये बताया था कि जो विज्ञान है वो विज्ञान कैसे कैसे आया और वैज्ञानिक किस तरीके से हमको विज्ञान से रूबरू करवाया, इसके बारे में बात कर लिए थे। तो आज वही टॉपिक जो है हम एक एक करके, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन को अलग पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को अलग पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन को अलग पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन का ये पहला पार्ट है जो पोषण, ठीक है। एक सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या। न्यूट्रिशन, जब हम भोजन करते हैं, भोजन को पचाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका हम अपने बॉडी में यूज करते हैं, यानी कि जहां भी यूज होता है हमारी बॉडी में, वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इधर देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है कि जब हम भोजन को खाते हैं, उसको पचाते हैं, पचे हुए भोजन का अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं तो पोषण कहलाता है। पोषण, मनुष्य को पोषण भोजन के रूप में प्राप्त होता है, यानी मनुष्य को जो पोषण किसके रूप में, भोजन के। भाई पहले भोजन करते हैं और भोजन के बाद हम उसका डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद ही ना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट कि मनुष्य को पोषण भोजन के रूप में प्राप्त होता है। अब बात आती है कि ये जो डाइजेशन होता है वो शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक ये जाता है, यानी कि सारे प्रोसेस, जितनी भी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक, उसके बारे में बात करेंगे। जो बीच बीच में जो भी घटनाएं घटती हैं कि कहाँ से क्या सिक्रीशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ बताएंगे। तो पहले अगर जो देखें तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो शुरू होता है मुख से। मुख में 3 चीजें पाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, टीथ है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड है। टीथ का काम क्या होता है, टीथ का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, काटना। टंग का काम क्या होता है, जो टंग यानी कि जीभ जो होता है, जैसे जो सलाइबा, आप सभी लोग देखे होंगे कि जब भोजन हम करते हैं या भोजन नहीं भी करते हैं तो हमारा मुंह जो अंदर का पार्ट होता है वो गीला रहता है। तो क्यों गीला रहता है, क्योंकि जो सलाइबा होती है वो उसका सिक्रीशन होता है, यानी कि सिंपल भाषा में जिसको लार बोला जाता है, ठीक है। तो वो लार, इसलिए लार का सिक्रीशन होता है, सलाइबा का सिक्रीशन होता है, ताकि भोजन को टंग, जीभ उसमें मिला सके, जो उसको एक लुगदी बना सके। फिर यहां से भोजन का पाचन शुरू होता है, कुछ हद तक यहां पाचन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे यहां फिगर में कि जब यहां भोजन को इनगल्फ किया गया, खाया गया, अब ये भोजन यहां लुगदी बन गया। ये जो दिख रहा है सलेवरी ग्लैंड, यहां से, यानी कि 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड होते हैं मुख में। पहले को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। इससे सलाइबा का सिक्रीशन होता है, भोजन को लुगदी बनाया जाता है। लुगदी के बनने के बाद ये आता है वैसोफेगस में। अब क्या वैसोफेगस में भोजन का कुछ पाचन होता है, तो जी नहीं, भोजन का कोई भी पाचन ग्रसिका यानी कि वैसोफेगस में कोई भी पाचन नहीं होता है। भोजन आसानी से स्टमक में पहुंच सके इसलिए सलेवरी ग्लैंड से सलाइबा का सिक्रीशन होता है, ताकि, क्योंकि अगर जो सलाइबा नहीं होगा, भोजन यहां से यहां तक आने में ये इसको इंजर्ड भी कर सकता है, इसमें घाव भी हो सकता है। और इसमें एक बात याद रखना कि जब ये जो होती है एसोफेगस में भोजन आता है तो इसमें एक गति होती है जिसको बोलते हैं कर्मा कुंचन गति।
अब बात आती है कि ये कर्माकुंचन गति क्या होती है। तो जैसे कभी देखा होगा कि ये चीज है, यहां से भोजन जा रही है, अब जहां पे भोजन है वहां पे ये चीज उठ जाएगी, स्किन है तो स्किन यहां की उठ जाएगी, और जैसे जैसे ये भोजन आगे बढ़ता जाएगा ये पीछे से चिपटा होती जाएगी और आगे क्या होता है, उठता हुआ जाएगा। कभी देखा होगा कि सांप जो है मेढक को ले लेता है, खाता है, तो देखे होंगे कि जहां पे मेढक रहता है उस पार्ट पे फूला रहता है, और पीछे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है मेढक, वैसे वैसे सांप की जो बॉडी होती है पीछे वो जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में होती जाती है। तो ऐसे यहां भी है कि जब भोजन जहां पहुंचता है तो वहां पे क्या करते हैं, स्वेलन कर जाती है, यानी कि ऐसे फूल जाती है। फूलने के बाद ये जैसे आगे खिसका वो पीछे दबता चला जाएगा। इस पर इसको बोलते हैं कर्माकुंचन गति। फिर भोजन आ जाता है किसमें, स्टमक में, आमाशय में। अब आमाशय में जब भोजन आता है तो लगभग 2 से 3 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है। यहां क्या होता है, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवार से, ये जो दीवार है आमाशय की, वहां से 3 चीजों का सिक्रीशन होता है। ये जो दीवार है यहां से 3 चीजों का सिक्रीशन होता है, यहां आप देख सकते हैं। एक जो होता है वो होता है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन और एक होता है म्यूकस। HCl का सिक्रीशन क्यों होता है भाई, कोई ना कोई काम है तभी HCl का सिक्रीशन होता है, वैसे फालतू में तो सिक्रीशन हो नहीं रहा है। तो HCl जो होता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, यानी जो भोजन होता है उसको बनाता है एसिडिक। एसिडिक बनाने का मतलब कि आपने कभी देखा होगा तेजाब, तेजाब किसी भी चीज पे डाला जाता है तो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है वो। तो इसी तरीके से अम्लीय बनाने का मतलब यहां यही है कि जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये HCl के द्वारा ये काम किया जाता है। यानी कि जो चर्मिंग होती है, चर्मिंग जो स्टमक होता है, इस स्टमक में एक शब्द आगे पढ़ेंगे उसमें चर्मिंग होती है, यानी कि एक तरीके से पूरे भोजन को एकदम लुगदी बना देना। तो वो काम जो होता है वो HCl, यानी कि जब अम्लीय होता है, अम्लीय के बाद वो पूरी के पूरी लुगदी बन जाती है। तो HCl का काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना। पेप्सिन का सिक्रीशन होता है। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करने के लिए ही पेप्सिन का स्टमक की वॉल से, यानी कि जो आमाशय है उसकी दीवार से पेप्सिन का सिक्रीशन श्रवण होता है। अब बात आती है कि म्यूकस का काम क्या है। म्यूकस का काम पाचन में कोई रोल नहीं है, म्यूकस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये म्यूकस जो श्लेष्मा होता है वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि रक्षा प्रदान करता है जो स्टमक की वॉल होती है, यानी ये जो पेट की दीवार होती है, ऐसा समझो। देखना ये जो दिख रहा है ये वॉल है किसका, स्टमक का। इस पे ये म्यूकस, जब म्यूकस का सिक्रेशन होता है तो इस वॉल पे इस तरीके से ऐसे होता है, यानी कि एक लेयर बन जाती है इस पे। अब वो लेयर बनती क्यों है, लेयर इसलिए बनती है क्योंकि जो HCl होता है, HCl इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि अगर जो इसको सुई के नोक पर रख दिया जाए तो वो सुई गल जाएगी। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही एसिडिक, यानी कि जैसे आप तेजाब देखे होंगे, तेजाब, वो तेजाब ही सबसे प्योर तेजाब होता है ये, ठीक है। इसको अगर जो सुई के नोक पे यूं रखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, गल जाएगा। तो इसलिए म्यूकस के नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि भैया अगर जो इतना अम्लीय पेट में रहेगा तो पेट को तो मार के पूरा चीर फाड़ कर देगा, इसलिए म्यूकस का सिक्रीशन होता है ताकि ये जो वॉल है, दीवार है, इसको कोई भी खतरा यानी कि इंजरी ये ना हो। अब कहीं कहीं देखा होगा, कभी नाम सुना होगा कि जो पेट में अल्सर हो गया है, ठीक, तो वो अल्सर होता है क्यों है,
अल्सर इसलिए होता है कि ये जो म्यूकस है, इस म्यूकस का यहां मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये जो रेड कलर का है उसको बोलेंगे म्यूकस, यही है श्लेष्मा म्यूकस। ये जो म्यूकस है अगर जो कहीं थोड़ा सा ऐसे ही हट गया, अब ये जो स्टमक की दीवार है और यहाँ जो HCl है, इन दोनों का कांटेक्ट होता है, इन दोनों का जब संपर्क होता है तो ये इतना अम्लीय होता है कि इस दीवार में घाव उत्पन्न कर देता है और इसी को बोलते हैं कि पेट में अल्सर हो गया है। ठीक, तो ये चीज मैं आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, तो HCl का काम हमने बता दिया, पेप्सिन का काम बता दिया, म्यूकस का काम बता दिया कि म्यूकस जो होता है वो पेट की दीवार पर या पेट के अंदर कोई भी घाव उत्पन्न ना हो, वो म्यूकस का काम होता है। फिर बात आती है, अब तो भोजन का जो पाचन था वो स्टमक में हो चुका है, जितना भी होना था 2 से 3 घंटे में लगभग जितना होना था वो हो गया है। अब इस अम्लीय भोजन पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। और एक चीज याद रखना कि जब स्टमक में होता है यानी कि जब भोजन पेट के अंदर होता है तो वो अम्लीय होता है, लेकिन जब यही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है, तो ये क्षारीय हो जाता है। इसमें भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्षारीय क्यों होता है? क्षारीय इसलिए होता है जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, जो पैंक्रियाज यानी कि जो अग्नाशय होती है, अग्नाशय से जो रस निकलता है वो अपना कार्य इस पे नहीं, जो भी क्रिया होती है अग्नाशय रस की, वो क्रिया इसमें नहीं हो पाएगी अगर जो ये अम्लीय ही रहेगा, इसलिए इसको क्षारीय होना जरूरी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। जीवों में अलग अलग प्रकार के जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मानव है, मानव में अलग होगा, जानवर है, जानवरों में भी कई टाइप के होते हैं, जैसे जो सेलुलोज खाने वाले होते हैं, घास फूस खाने वाले जो जानवर होते हैं उनमें इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है। और जो मांसाहारी जैसे कि बाघ में अगर जो देखेंगे तो बाघ एक मांसाहारी पशु है और उसमें होता क्या है, इस जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो मांस होता है वो सरलतम रूप से यानी कि आसानी से पच सकता है, और इसको पचने के लिए, सेलुलोज को पचने के लिए जो स्पेस है वो ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए। तो भाई अगर जो जगह जो है ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए इस आंत का बड़ा होना भी जरूरी है, इसलिए क्या होता है आंत वहां बड़ी होती है। तो सेलुलोज का पाचन करने वालों में सबसे लंबी यानी कि बड़ी आंत होती है, और सबसे छोटा जो होता है वो बाघ में होता है जो मांसाहारी पशु है। अब इसके बाद आता है कि जो एक वयस्क होता है, वयस्क का मतलब ये हुआ कि जो एक ठीक ठाक व्यक्ति होता है 20-25 साल का या 20-22 साल का, जो भी एक स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति है ऐसा माना है, तो उसमें जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग 6 मीटर या फिर 20 फीट लंबा होता है। इसमें जो होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है, प्रोटीन उसका पाचन होता है, वसा का पूर्ण पाचन होता है। यानी अगर जो कोई आपसे पूछता है या किसी भी एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि भोजन का जो पूर्ण कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। तो इसमें भोजन क्षारीय होता है, आंतरस, और जब यहां भोजन पहुंचता है, ये जो दिख रहा है ये छोटी आंत है, ठीक, और इसी छोटी आंत से एक इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है, यानी कि जो आंत रस होती है वहां से उसका सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन क्यों होता है? इसलिए कि जो प्रोटीन है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब अमीनो अम्ल में
साहब बात आती है कि इसको प्रोटीन को अमीनो अम्ल में यानी कि जो अमीनो एसिड होता है उसमें क्या ज़रूरत है बदलने की। तो भाई साहब ये प्रोटीन ना, बॉडी हमारी प्रोटीन को ऐसे ही नहीं ले सकती है। बॉडी को अगर जो ज़रूरत है प्रोटीन की तो वो अमीनो एसिड के रूप में उसको ग्रहण करती है। इसलिए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। अब अमीनो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक यानी कि 10 ये होते हैं 20 प्रकार के। जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड, जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहां। जो अमीनो एसिड होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 10 अमीनो एसिड और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। जो 10 प्रकार का अमीनो एसिड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर से ही मिल जाता है, और जो 10 प्रकार का अमीनो एसिड होता है वो इसेंशियल यानी कि जब हम भोजन करते हैं हमें बाहर से ये 10 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। ओके, तो इसलिए अमीनो अम्ल अमीनो एसिड में प्रोटीन का कन्वर्जेशन जो होता है, परिवर्तन किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब कार्बोहाइड्रेट को अब एनर्जी लेनी है, कभी भी ये फील किया होगा कि जब हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज लेते हैं। क्यों ग्लूकोज लेते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो भाई अगर कार्बोहाइड्रेट को ऐसे ही हम ले लेते हैं तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो इंटेस्टाइनल जूस होती है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। वसा को कर देती है, ये कन्वर्ट करती है वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में, या इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं, वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो इतने सारे फंक्शन जो कार्य हैं वो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब इतनी सारी चीजें होंगे, भोजन स्टमक से पहुंचा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका भी डाइजेशन होना था, भोजन का पूर्ण डाइजेशन हो चुका है। अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो अवशोषण जो होता है, अवशोषण का मतलब किसी चीज को ऐसे सोख लेना। यूं कह लीजिए कि जो सोखता गस्ता होता है ना, ऐसे जो फॉर्म होता है, कहीं भी हमने रखा और वो क्या करता है, पानी को सक कर लेता है, सोख लेता है। उसी तरीके से जब डाइजेस्ट हो जाता है, सारी चीजें प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल चुकी है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल चुका है, वसा जो है वो फैटी एसिड में बदल चुका है। तो अब क्या है, अब जहां भी बॉडी को जरूरत होगी ये एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और जहां भी बॉडी में जरूरत होगी वो ब्लड के माध्यम से वहां पहुंचा देगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये जो दीवार है, यहां मैं छोटा सा एक पार्ट फिगर बनाया हूं। इस छोटे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत की एक पार्ट बनाया हूं। इसमें ये चीज दिखाई गई है कि जो ये विलाई बोलते हैं, इसको दीर्घा रोम कहते हैं। ये जो विलाई होती है ये क्या करती है, जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल होती है उसको बढ़ा देती है। बढ़ाती क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जल्दी से जल्दी अवशोषित हो जाए, जो भी भोजन पच चुका है यानी प्रोटीन वगैरह जो है वो अवशोषित हो जाए। तो दीर्घारोम का काम है कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल ये बढ़ा देती है। ओके, अब अवशोषण इसका हो गया है। फिर एक बात ये आती है कि यहां लीवर का काम क्या है। हमने मुख का कार्य बताया, मुख में दांत का, टंग का, उसके बाद जो ग्लैंड है उसका, वैसोफेगस का, स्टमक का बताया हमने, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया। अब एक चीज जान लेते हैं कि जो गाल ब्लेडर होता है ये लीवर के नीचे, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पित्त नाम सुना होगा सभी ने, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लेडर। तो इसी पित्त में एक पित्त रस भरा होता है, जो फैटी चीजें हम खाते हैं यानी कि जो तैलीय पदार्थ खाते हैं उसका डाइजेशन करने में ये मदद करता है। यानी कि जो भी हम फैटी चीजें खाते हैं, जो वसीय चीज होती है जैसे चर्बी वगैरह, यानी कि जो चर्बी वाला चीज होता है उसको पचाने में ये मदद करता है।
कभी कभी ये देखा होगा कि इसमें पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है और इस चीज को निकाल दिया जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको ज्यादा तैलीय चीज नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि आपका जो पित्त है वो निकल चुका है और पित्त रस अब स्टमक तक नहीं जाएगा, और वो नहीं जाएगा तो जो फैटी चीजें हैं उसको डाइजेशन करने में यानी कि जो पचाने में आपको बहुत कठिनाई होगी, और आप हो सकता है आपका पेट भी गड़बड़ हो जाए। इससे कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी घटनाएं, यानी कि जैसे भोजन पहुंचा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा खराब भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर मना करता है कि आपको फैटी चीजें नहीं खानी है। उसके बाद पैंक्रियाज का देखेंगे तो ये पैंक्रियाज जो होता है, यहां से एक पैंक्रियाटिक जूस जो अग्नाशयिक रस निकलता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। ओके, तो इतनी सारी चीजें हमने जान ली। उसके बाद अब भोजन जो है पच चुका है, भोजन का जो भी था वो अवशोषण हो चुका है। अब उसके बाद भोजन कहां पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मैं यहां लिखा तो नहीं हूं, लिख देता हूं, और लिखना क्या यहां समझ लेना इस चीज को। यहां फिगर में बना हुआ है ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपको ये राउंड दिखाई दे रहा है इधर से, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो थोड़ा चौड़ा सा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब भोजन कहां? यहां एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद गया कहां भोजन? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, केवल और केवल पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। बाकी जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन होने के बाद ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जो हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम कि ओएसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, इसमें सारी चीजें हमने बता दी। एक बात आता है यहां कि अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि जो पहले के जमाने में लोग क्या थे? बंदर थे। यानी कि बंदर क्या है? एक जानवर है, और जो सेलुलोज वगैरह जो बहुत ज्यादा यानी कि सेलुलोज वगैरह खाते थे, तो उसको पचाने के लिए इस चीज का डेवलप हुआ था। यानी कि जब बॉडी में जब पहले से आप खा रहे हैं कोई चीज, सेलुलोज खा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग तो पार्ट डेवलप होगा। तो पहले ये डेवलप हुआ था। बाद में जब मानव ने सेलुलोज खाना बंद कर दिया, यानी जैसे जैसे मांस, मछली, ये भोजन वगैरह, चावल, दाल, ये सारी चीजें खाना स्टार्ट किया, तो ये अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया, और अपेंडिक्स धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला गया, और यहीं पे ये है। तो पूरी तरीके से ये नहीं खत्म हुआ है, वो अभी थोड़ा सा है। कभी कभी होता क्या है, कहते हैं कि अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन करवाते हैं, तो अपेंडिक्स में ऑपरेशन होता क्यों है? क्योंकि जब हम ये भोजन वगैरह करते हैं तो कहीं से भोजन का कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट अगर जो इसमें पहुंच जाता है अपेंडिक्स में, तो इसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। और जब सड़न उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ ये बहुत दर्द होता है, इस चीज से बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। जबकि जब तक इसका ऑपरेट करके इस चीज को नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो दर्द करेगा। इसलिए अपेंडिक्स का यहाँ कोई काम नहीं है, काम पहले था, अब इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं है। यूं कह लीजिए एक बॉडी का इसेंशियल पार्ट है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है भाई साहब कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन यानी कि हमने भोजन किया, भोजन के बाद जो पचाया, पचाने के बाद जो बॉडी में इस्तेमाल किया, वही क्या है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के लिए हमने ये देखा कि जो डाइजेशन होता है, ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रकार से होती है। तो इसमें कई पार्ट भाग लेते हैं डाइजेशन में। मुख से हम भोजन को क्या करते हैं? अपने अंदर लेते हैं। फिर इसमें दांत होती है, टंग होता है, और सलेवरी ग्लैंड होते हैं। सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन होता है। दांत का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में
काटना। और टंग का काम होता है कि उस भोजन को और सलाइवा को मिक्स करके यानी कि उसको मिला देना एक में, ताकि वो एसोफेगस के रास्ते से वो आसानी से स्टमक में पहुंच सके। उसके बाद होता क्या है, जब स्टमक में भोजन पहुंचता है तो वहां 2 से 3 घंटे तक रहता है भोजन, और वहां पे HCl का सिक्रीशन होता है, पेप्सिन का सिक्रीशन होता है, म्यूकस तो पहले से म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। जब HCl का काम क्या होता है, हमने बताया कि HCl जो होता है वो भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ता है, कन्वर्ट करता है। पेप्सिन का काम ये होता है कि जो प्रोटीन होता है उसको उसका पाचन करता है। म्यूकस का हमने ये बताया कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो श्लेष्मा होती है वो पेट की दीवार को एक कवर करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, उन सब का पाचन होता है उसमें। उसके बाद संपूर्ण पाचन यानी कि जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर भोजन जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या है, केवल और केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, केवल पानी, वहाँ पानी का अवशोषण होता है, सोखा जाता है, और जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं जो बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है उसको क्या होता है, NS के थ्रू, गुदा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें कि कहीं भी समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दिल खोल करके उसको डिसलाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।